हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मुक्ता बाखला गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज दुर्ग से हूँ। मेरा आज का वीडियो एमए सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है और ये उनके 5th पेपर को कवर करता है। आज के लेक्चर का टॉपिक है श्रम बाजार और उसकी विशेषताएं। तो स्टूडेंट्स, श्रम बाजार और उसकी विशेषताओं को जानने के लिए इसे हम 6 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। पहले हम देखेंगे श्रम बाजार की धारणा, जिससे श्रम बाजार क्या है ये स्पष्ट हो जाएगा। दूसरा है श्रम बाजार के घटक। तीसरा है श्रम बाजार की प्रमुख विशेषताएं। चौथा है श्रम बाजार का वर्गीकरण। पांचवा है श्रम बाजार की अपूर्णता और छठवां है भारतीय श्रम बाजार की विशेषताएं। हम देखेंगे श्रम बाजार क्या है या श्रम बाजार की धारणा। श्रम बाजार वह जगह है जहां श्रम और नियोक्ता पारस्परिक क्रिया करते हैं। श्रम की आपूर्ति श्रमिकों द्वारा की जाती है। नियोक्ता एक एकल इकाई या संगठन होता है जो किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए व्यक्ति या समूह को कार्य पर लगाता है। तब कर्मचारी अपना श्रम बेचता है, जबकि नियोक्ता खरीदार होता है। इन्हें वेतन या मजदूरी एक दूसरे से जोड़ती है। श्रम बाजार का अर्थ उस स्थान या क्षेत्र से भी लगाया जाता है जहां विभिन्न प्रकार के कारखाने, उद्योगों, व्यवसायों के लिए सापेक्षिक मजदूरी स्तर निर्धारित होता है। हम यह भी कह सकते हैं, एक अर्थव्यवस्था में श्रम बाजार मांग और आपूर्ति के साथ काम करती है। एक फर्म की मांग श्रम की मांग है और आपूर्ति श्रम की पूर्ति के द्वारा होती है। सैद्धांतिक रूप से कहा जा सकता है, श्रम बाजार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक विशेष प्रकार के श्रम की पूर्ति तथा उसी प्रकार के श्रम की मांग संतुलित होती है अथवा संतुलित होने की कोशिश करती है। श्रम बाजार वह स्थान या क्षेत्र होता है जहां पर यह प्रक्रिया संपादित की जाती है। आगे हम देखेंगे श्रम बाजार के घटक। तो श्रम बाजार के घटक इस प्रकार से हैं। पहला इसमें है श्रम शक्ति। श्रम शक्ति उन व्यक्तियों की संख्या को बताता है जो श्रम बाजार में कार्य करने को उपलब्ध होते हैं। श्रम शक्ति देश की जनसंख्या पर निर्भर करती है। दूसरा है आवेदक जनसंख्या। वे लोग जो किसी विशेष नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं, जो उनकी विशेषज्ञता और कौशल के अनुरूप है। नियोक्ता पहले श्रम बाजार पर नजर डालते हैं, फिर उन व्यक्तियों की तलाश करते हैं जो किसी विशेष नौकरी के लिए योग्यता को पूरा करते हैं। अगला है आवेदन एकत्र करना। श्रम बाजार में उन आवेदकों के आवेदन जिन्होंने नौकरी के लिए आवेदन भेजकर किसी विशेष नौकरी के लिए अपनी रुचि के संकेत दिए हैं, भर्ती विभाग या एक विशिष्ट संगठन उनके आवेदनों को प्राप्त करके उनकी जांच करता है, जो कि चयन प्रक्रिया का पहला हिस्सा होता है। अगला है व्यक्तियों का चयन। व्यक्तियों के चयन का तात्पर्य उन व्यक्तियों के चुनाव से है जिनको आवेदनों के आधार पर चयन कर नौकरी पर रखा गया है या रखा जाता है। यदि आवेदक नौकरी के लिए चाही गई योग्यता को पूर्ण करता है, तो आवेदक की योग्यता ही नौकरी के लिए श्रमिक के चयन का आधार होती है। जिस प्रकार वस्तु का एक बाजार होता है, श्रम का भी बाजार होता है, किंतु श्रम बाजार वस्तु बाजार से अलग होता है। श्रम बाजार की कुछ अलग विशेषताएं हैं जो इसको वस्तु बाजार से पृथक करती हैं। आगे हम देखेंगे श्रम बाजार की विशेषताएं। इसमें पहला है क्षेत्र। वह पूरा क्षेत्र श्रम बाजार है जिसमें मजदूरी निर्धारित करने वाली श्रम की मांग और पूर्ति की शक्तियां कार्य करती हैं। दूसरा है क्रेता और विक्रेता। बिना क्रेता और विक्रेता के कोई भी बाजार कार्य नहीं कर सकता है। श्रम बाजार में उद्योगपति श्रम का क्रेता है और श्रमिक श्रम का विक्रेता। इसमें अगला है व्यक्तिगत संबंध। एक श्रम जिस सेवा नियोजक के साथ कार्य करता है,
वह उसके आपस के संबंध एवं विश्वास पर भी निर्भर करता है। अतः क्रेता और विक्रेता के बीच संबंध कुछ समय तक बने रहने की आशा की जा सकती है। अतः वस्तु बाजार में जिन व्यक्तिगत बातों को छोड़ा जा सकता है, उनका श्रम बाजार में विशिष्ट महत्व है। अगला है स्थानीय। श्रम बाजार सामान्यतः स्थानीय होते हैं, जिसका अर्थ यह है कि श्रमिक की मांग एवं उसकी पूर्ति एक विशेष स्थान तक सीमित रहती है। इसका कारण यह भी है कि कई कारणों से श्रम की गतिशीलता कम होती है। अगला है गतिशीलता की कमी। श्रम बाजार में गतिशीलता का अभाव होता है क्योंकि कई कारण जैसे पारिवारिक कारण, खान पान में विविधता, रीति रिवाज एवं धार्मिक कारणों से श्रमिक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पसंद नहीं करते हैं। यही कारण है कि किसी एक प्रकार के कार्य के लिए श्रमिकों की मजदूरी दरें एक ही देश में एक स्थान से दूसरे स्थान में अलग अलग होती हैं और किसी विशेष बाजार में श्रमिकों की पूर्ति अधिक होने का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव किसी दूसरे बाजार में जहां श्रमिकों की कमी है नहीं पड़ता है। अगला है क्रेता एकाधिकार। क्रेता एकाधिकार से तात्पर्य है किसी वस्तु की मांग पर क्रेता का नियंत्रण। श्रम बाजार में क्रेताधिकार अधिक पाया जाता है। श्रम बाजार में क्रेताधिकार श्रमिकों के रोजगार के लिए प्रतियोगिता पर निर्भर करता है। जब श्रमिकों की मांग की तुलना में पूर्ति कम होती है तो श्रमिकों की नियुक्ति में प्रतियोगिता होती है, परंतु ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि सेवा योजकों में कोई प्रतियोगिता नहीं होती, क्योंकि उत्पादन के साधनों के थोड़े से व्यक्तियों के पास केंद्रित होने के कारण किसी जगह उनकी संख्या के बहुत अधिक होने की संभावना बनी रहती है। फलतः श्रम की मांग पर उनका नियंत्रण बना रहता है। अगला है कमजोर सौदा शक्ति। अधिकांशतः श्रम बाजारों में श्रमिकों की पूर्ति उनकी मांग से अधिक होती है, जिसके कारण श्रमिकों की सौदा करने की शक्ति अपेक्षाकृत कमजोर होती है। अगला है एकाधिकारी तत्व का अभाव। श्रम बाजार में एकाधिकारी तत्व का अभाव पाया जाता है। केवल उसी समय एकाधिकारी तत्व दिखाई देते हैं जब किसी विशेष योग्यता वाले कुशल श्रमिकों की आवश्यकता हो अथवा श्रम संघ बहुत ही शक्तिशाली हो, जिसके कारण श्रम की पूर्ति पर उनका पूर्ण नियंत्रण हो। श्रम बाजार का वर्गीकरण दो भागों में बांटकर किया जा सकता है। पहला है सैद्धांतिक वर्गीकरण, दूसरा व्यवहारिक वर्गीकरण। सैद्धांतिक वर्गीकरण के अंतर्गत पुनः इसे हम दो भागों में बांटते हैं। पहला संगठित श्रम बाजार। जब श्रमिक संगठित होकर कार्य करते हैं तो उनका मूल्य निर्धारण स्वतंत्र प्रतियोगिता के द्वारा नहीं होता, क्योंकि श्रम की मांग और पूर्ति पर श्रम संगठनों का प्रभाव पड़ता है। इसे संगठित श्रम बाजार कहते हैं। दूसरा है असंगठित श्रम बाजार। ऐसा श्रम बाजार जहां श्रमिक संगठित होकर कार्य नहीं करते और उनकी मजदूरी का निर्धारण स्वतंत्र रूप से मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा होता है। आधुनिक समय में अधिकांशतः श्रम संगठित होते हैं, इसलिए असंगठित श्रम बाजार कम पाए जाते हैं, किंतु अभी भी कुटीर व लघु उद्योगों, निर्माण उद्योगों तथा कृषि आदि में श्रम असंगठित हैं। आगे हम देखेंगे व्यवहारिक वर्गीकरण। श्रम बाजार का व्यवहारिक वर्गीकरण श्रम और उद्योगों के आधार पर किया जाता है। इसके अंतर्गत पहला है औद्योगिक श्रम बाजार। इस वर्गीकरण में कारखानों में कार्यरत श्रमिकों के श्रम का क्रय विक्रय किया जाता है। दूसरा है कृषि श्रम बाजार। कृषि क्षेत्र में लगे हुए श्रमिकों का क्रय विक्रय जिस क्षेत्र में होता है उसे कृषि श्रम बाजार कहते हैं। तीसरा है धवल वस्त्र श्रम बाजार। जिस बाजार में पढ़े लिखे श्रम का क्रय विक्रय होता है उसे धवल वस्त्र श्रम बाजार कहते हैं। चौथा है कुशल तथा प्रशिक्षित श्रम बाजार। जिस श्रम बाजार में कुशल श्रमिकों और कारीगरों का विपणन किया जाता है उसे कुशल तथा प्रशिक्षित श्रम बाजार कहते हैं।
पांचवा है अकुशल श्रम बाजार। इस बाजार में अकुशल तथा अशिक्षित श्रमिकों का क्रय विक्रय किया जाता है। आगे हम देखेंगे श्रम बाजार की अपूर्णता। श्रम बाजार का अपूर्ण होना ही इसे वस्तु बाजार से अलग करता है। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि श्रम की कीमत भी वैसे ही निर्धारित होती है जैसे वस्तु की कीमत, किंतु श्रम की मांग, पूर्ति, गतिशीलता आदि में जो विशेषता पाई जाती है वो वस्तुओं में नहीं होती है। यही कारण है कि श्रम बाजार वस्तु बाजार की अपेक्षा अधिक अपूर्ण होता है। आगे हम देखेंगे कि श्रम बाजार वस्तु बाजार से कैसे भिन्न है। इसके अंतर्गत जो पहला कारण है वह है समरूपता एवं मानक युक्त। पूर्ण प्रतियोगिता की पहली विशेषता यह है कि वस्तु समरूप या मानक युक्त होनी चाहिए, किंतु श्रम में इसका अभाव पाया जाता है। जैसे कि X और Y श्रम में दोनों का एक सा श्रम नहीं होगा, दोनों की 1 घंटे कार्य करने की उत्पादकता भी अलग अलग होगी। अतः सेवा योजक उस श्रमिक को अधिक पसंद करेगा जिसकी उत्पादकता और कार्यकुशलता अधिक होगी। सेवा योजक द्वारा एक श्रमिक को दूसरे की अपेक्षा अधिक पसंद किया जाना बाजार की अपूर्णता की ओर संकेत करता है। दूसरा है एक कीमत। पूर्ण बाजार की दूसरी शर्त यह है कि पूरे बाजार में एक ही कीमत होना चाहिए, किंतु श्रम बाजार में प्रायः मजदूरी की दर एक सी नहीं होती। एक ही सेवा योजक एक जैसे कार्य के लिए अलग अलग मजदूरी दे सकते हैं, जिसका आधार कुछ भी हो सकता है, जैसे कार्य की अवधि, स्त्री पुरुष का अंतर इत्यादि। तीसरा है बाजार संबंधी पूर्ण जानकारी। पूर्ण बाजार की एक शर्त यह भी है कि क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, किंतु श्रम बाजार में ऐसा होना असंभव ही है, क्योंकि विभिन्न कारणों से सेवायोजक मजदूरी इत्यादि की बातों को गुप्त रखते हैं। अगला है स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा। पूर्ण बाजार के लिए यह भी आवश्यक है कि क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच स्वतंत्र प्रतियोगिता होनी चाहिए। इसका अर्थ है उनका किसी प्रकार का संगठन नहीं होना चाहिए, किंतु श्रमिकों का संगठन आज के समाज का आवश्यक भाग बन चुका है। इसमें अगला है कीमत पर नियंत्रण। श्रम बाजार की अपूर्णता का एक कारण यह भी है कि श्रम के विक्रेताओं की संख्या तो बहुत होती है, किंतु क्रेता अधिक नहीं होते। श्रम बाजार में श्रम का क्रय करने वाले उद्योगपति कम होते हैं और वे मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं। बाजार में एक क्रेता या थोड़े से क्रेता हो सकते हैं। कीमत नियंत्रण में अंतर को चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। पूर्ण बाजार में फर्म का मांग वक्र या आगम वक्र OX अक्ष के समानांतर होता है, जैसे चित्र A में दिखाया गया है। क्रेता एक ही मूल्य OS पर श्रम की पूर्ण मात्रा क्रय कर सकता है, किंतु श्रम के साथ ऐसा नहीं हो सकता। सेवायोजक एक ही मूल्य पर श्रम की पूरी मात्रा को क्रय नहीं कर सकता। अधिक श्रम खरीदने के लिए उसे अधिक व्यय करना पड़ेगा, जैसे कि चित्र B में दिखाया गया है। पूर्ति रेखा SS नीचे से ऊपर चढ़ती हुई प्राप्त हो रही है। इसका अर्थ है श्रम की पूर्ति में वृद्धि कीमत बढ़ाकर ही की जा सकती है। दूसरी ओर विक्रेता के लिए स्थिति दूसरी होती है। पूर्ण बाजार में विक्रेता एक ही मूल्य पर अधिक माल बेच सकता है, जैसा चित्र C से स्पष्ट है। DD मांग पर कीमत रेखा आधार रेखा के समानांतर है, किंतु चित्र D से स्पष्ट है कि चूंकि श्रम बाजार अपूर्ण होता है, श्रमिक को अधिक श्रम बेचने के लिए अपनी मजदूरी घटानी पड़ती है, इसलिए DD रेखा ऊपर से नीचे गिरती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय श्रम बाजार अन्य विकसित देशों के श्रम बाजार से अलग विशेषता रखता है और इसलिए हम भारतीय श्रम बाजार की विशेषताओं का अलग से अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत पहला है कुशल और प्रशिक्षित श्रमिकों का अभाव। भारत जैसे विकासशील देश में
श्रम बाजार में अभी भी कुशल एवं प्रशिक्षित श्रम की मांग की तुलना में पूर्ति कम होती है। इसका एक कारण यह भी है कि प्रशिक्षित श्रम अधिक वेतन प्राप्ति के उद्देश्य से विकसित देशों में चले जाते हैं, अतः आर्थिक विकास में गतिरोध उत्पन्न होता है। दूसरा है युवा श्रमिक। विकासशील देशों के अधिकांशतः श्रमिक युवा वर्ग के होते हैं। इसका कारण जनसंख्या वृद्धि एवं औसत आयु का कम होना भी हो सकता है। इससे एक ओर अनुभवी श्रमिकों की कमी हो जाती है, तो दूसरी ओर युवा श्रमिकों पर सरकार को शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा आदि पर सामाजिक निवेश ज्यादा करना पड़ता है। तीसरा है विशालता। भारत जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से विशाल देशों में गिना जाता है और यहाँ अपार जनशक्ति है। जनसंख्या की अधिकता एवं निर्धनता के कारण स्त्रियों एवं बच्चों को भी काम करना पड़ता है, अतः श्रम की पूर्ति मांग से अधिक होने के कारण मजदूरी की दर नीची रहती है। अगला है आकस्मिक श्रमिक। भारतीय श्रम बाजार की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि यहाँ निर्माण उद्योगों में आकस्मिक श्रमिक पाए जाते हैं, जिसके कारण सेवा योजकों एवं श्रमिकों के बीच एक स्थायी संबंध नहीं बन पाता है। इसलिए एक ही श्रमिक किसी काम पर किसी लंबे समय के लिए कार्य नहीं कर पाता है। अगला है अस्थायी प्रकृति। भारत में आधुनिक उद्योगों में बड़ी संख्या में श्रमिक अस्थायी होते हैं। व्यावसायिक दृष्टि से श्रमिक औद्योगिक कार्य के लिए स्थायी रूप से तैयार नहीं होते। ज्यादातर श्रमिक गांवों से कुछ समय के लिए शहर आते हैं। कृषि कार्य शुरू होने पर फिर वापस गांव जाना पसंद करते हैं। अगला है गतिशीलता की कमी। भारतीय श्रम बाजार में श्रमिकों में गतिशीलता में कमी पाई जाती है। एक स्थान से दूसरे स्थान में श्रमिक सरलता से जाना पसंद नहीं करते। इसका मुख्य कारण भारतीय श्रमिकों का पारिवारिक प्रेम, अपने गांव या क्षेत्र से प्रेम भी होता है। अगला है नियंत्रण का अभाव। भारतीय श्रम बाजार में नियंत्रण का अभाव है। संगठित उद्योगों में कुछ नियम हैं, जैसे मजदूरी भुगतान, क्षतिपूर्ति, सामाजिक सुरक्षा आदि से संबंधित नियम बनाए जाते हैं, किंतु देश की अधिकांश श्रम शक्ति अभी भी नियमों के क्षेत्र से बाहर है। उदाहरण के लिए खेतीहर मजदूरों में नियम नहीं के बराबर हैं। अगला है कृषि श्रमिकों का अंतरण। भारत के आधुनिक क्षेत्र अर्थात शहरी संगठित उद्योगों में श्रमिकों की पूर्ति का मुख्य स्रोत कृषि क्षेत्र भी रहा है। यद्यपि विगत वर्षों में एक शहरी औद्योगिक श्रमिकों का भी देश में विकास हुआ है, अतः भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में गैर कृषि श्रमिकों की समस्याओं को कृषि श्रमिकों की समस्याओं से पूरी तरह से अलग नहीं किया जा सकता है।